Hello friend, this is Vikas Trivedi and welcome to 50 most expected questions of January 2020। इसके पहले मैंने जो वीडियो दिया था उसमें जनवरी 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसको डिस्कस किया था। अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपके सामने है, और अगर इस वीडियो की पीडीएफ आप चाहते हैं तो प्लीज टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन करें। दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि समय कम है अब हम लोगों के पास। तो आपकी स्क्रीन के सामने पहला जो क्वेश्चन है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ये आरबीआई के क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और 3 स्टेटमेंट के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा या कौन से सही हैं। तो स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो दे रहा है वो दे रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, शॉर्ट में इसको ओएमओ भी बोलते हैं, आर कंडक्टेड बाय द आरबीआई विद एन ऑब्जेक्टिव टू एडजस्ट द रूपी लिक्विडिटी कंडीशन इन द मार्केट ऑन ए ड्यूरेबल बेसिस। दूसरा स्टेटमेंट, these operations are conducted only on quarterly basis in a manner that balances inflation while keeping while helping बैंक continue to lend। और तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, आरबीआई कैरीज आउट द ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रू कमर्शियल बैंक एंड डज नॉट डायरेक्टली डील विद पब्लिक। ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। देखिए, स्टेटमेंट समझाने के पहले मैं आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन बता देता हूं कि ये होता क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके तहत गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है, जिनको शॉर्ट में हम जी सेक बोलते हैं, इसमें बिल्स, बॉन्ड, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इनको आरबीआई के द्वारा जो बैंक्स होते हैं, जो फाइनेंशियल एंटिटीज होती हैं, उनमें खरीदा और बेचा जाता है। यही ओपन मार्केट ऑपरेशन का मेन उद्देश्य होता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन यही है, लेकिन अब देखते हैं कि इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या क्या सही हमें मिल रहा है। तो पहला जो है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा कंडक्ट करा जाता है, बिल्कुल सही है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये वास्तव में है कि ड्यूरेबल बेसिस पर जो लिक्विडिटी है उसका हम बैलेंस करें। लिक्विडिटी का बैलेंस करना है। यदि लिक्विडिटी सिस्टम में बहुत ज्यादा यानी बैंकों में बहुत जाता है तो उसको आरबीआई को सक करना पड़ता है, और अगर कम है तो आरबीआई को इंजेक्ट करना पड़ता है। तो पहला ऑप्शन तो दोस्तों बिल्कुल आपका सही है। दूसरे की अगर हम बात करें, और पहले ऑप्शन के पहले स्टेटमेंट के बेस पर अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन बी तो बिल्कुल अलग हो जाता है, जिसमें से पहले ऑप्शन की बात ही नहीं कही गई, तो इसको आप हटा दीजिए। बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या इसका आधार है। दीज ऑपरेशंस आर कंडक्टेड ओनली ऑन क्वार्टरली बेसिस। देखिए दोस्तों, यही गलत है। अफर्मेटिव टाइप के जो सेंटेंस आ जाते हैं ना, जिसमें कंफर्मेशन 100% जबरदस्ती दिया जाता है कि ओनली और करना है और इस टाइप के, तो वो ज्यादातर गलत होते हैं। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पर होती जरूर है, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए कोई भी फिक्स स्थान नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और अगर दूसरे स्टेटमेंट हम गलत माने तो आपके ए और डी ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। अब बचा एक ऑप्शन। तो क्या ये ऑप्शन हमें पढ़ना चाहिए? देखिए, पढ़ना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि यूपीएससी का मामला है। तो तीसरा भी ऑप्शन हम देखते हैं, तीसरा भी स्टेटमेंट देखते हैं। आरबीआई कैरीज आउट द ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रू कमर्शियल बैंक एंड डज नॉट डायरेक्टली डील विद द पब्लिक। देखिए, मैंने यही अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था शुरू करने के पहले कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है वो कमर्शियल बैंक, कमर्शियल एंटिटीज के लिए ही ओपन किया जाता है, लेकिन इसमें पब्लिक का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, या आरबीआई पब्लिक के लिए ये कुछ नहीं करती है। क्योंकि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है वो सिक्योरिटी 2 तरीके की होती है। एक तो आम पब्लिक के लिए होती है, जिसको हम साधारण भाषा में एनएससी के रूप में जानते हैं, किसान विकास पत्र के रूप में जानते हैं। तो ये साधारण लोगों के लिए पब्लिश की जाती है। वहां अगर बैंकों की हम बात करें तो जीसैक के रूप में की जाती है, जो आरबीआई के पास रहती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ओपन मार्केट ऑपरेशन में इस जी सेक का यूज किया जाता है, तो इसमें पब्लिक इन्वॉल्व नहीं रहती है। तो तीसरा ऑप्शन भी आपका सही है। तो इस आधार पे हमारा जो सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर, वो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसका एनालिटिक आपके पास होना जरूरी है, इसलिए क्योंकि बिना एनालिसिस के आप यूपीएससी के क्वेश्चन क्रैक करने में असक्षम हो जाओगे। एनीवे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द
RBI and this is related to the MPC और monetary policy। तो स्टेटमेंट भी इसमें दो दिए गए हैं और उस स्टेटमेंट के आधार पर आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो पहला जो स्टेटमेंट आपका आ रहा है, द 4-member मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द RBI was constituted by the central government for the first time in 2016 and the second one is the implementation of a flexible inflation targeting framework by the MPC has a statutory basis। देखिए अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि 2016 में एमपीसी का गठन किया गया था, लेकिन 4 मेंबर की अगर कमेटी हो इस बात से हम लोग सरोकार नहीं रखेंगे। अभी जनरली लास्ट बाई मंथली जो है मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ था तो उसमें भी एमपीसी का निर्माण किया गया था और ये जो एमपीसी दोस्तों बनी गई थी ये 6 मेंबर कमेटी थी और जनरली ये 6 मेंबर कमेटी ही होती है। तो पहला ऑप्शन मेंबर्स के आधार पर बिल्कुल गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं तो भाई दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। बिल्कुल भाई इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जो की जाती है वो इन्फ्लेशन या इस तरह की जो बैड इकोनॉमिक कंडीशन है उसी को रिव्यू करने के लिए की जाती है। बाय एमपीसी हैज ए स्टैट्यूटरी बेसिस। बिल्कुल इसका स्टैट्यूटरी बेसिस है, ये बात आप लोग बिल्कुल जान लीजिए कि आरबीआई एक्ट में साफ साफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कहा गया है और साफ साफ इसमें लिखा गया है कि 3 members will be from RBI and the other 3 members of MPC will be nominated by central government। तो इसका बिल्कुल स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिया गया है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से जो पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है हमारा, वो कट हो जाता है और दूसरा हमारा सही होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ओनली 2 होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड है और रिपोर्ट वगैरह पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि रिपोर्ट से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस फॉरेस्ट रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ISFR जिसको हम बोलते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट हमें किन किन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, फॉरेस्ट से रिलेटेड कौन कौन सी जानकारी हमें मिलती है। तो पहला जो दिया गया है कार्बन स्टॉक इन इंडिया फॉरेस्ट, ये दिया गया है। दूसरा फॉरेस्ट टाइप एंड बायोडाइवर्सिटी दी गई है। तीसरा जो दिया गया है फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग। चौथा कोरल कवर और पांचवा मैंग्रोव। तो देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। अगर आपने फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ी होगी तो जहां तक मैं समझता हूं कि इसमें जो ये आपका ऑप्शन दिया गया है कोरल कवर का, तो कोरल कवर का तो इसमें कोई जिक्र, फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें तो हमें फॉरेस्ट को कवर करना है, ना कि हमें जो है किसी भी समुद्र के इकोसिस्टम को जो है कवर करना है। तो यहाँ पर अब अगर आप बोलेंगे कि सर फिर मैंग्रोव क्या है, तो मैंग्रोव आप जान रहे हो कि जो है दलदली इलाके में पाए जाने वाले ऐसे जो है पेड़ जिनकी जड़ें ऊपर पृथ्वी से ऊपर आ जाती है। जैसे आप अगर सुंदरबन में जाएं तो वहां बहुत सारे मैंग्रोव्स की ये सारी जो है जड़ें इस तरह की दिखाई पड़ेगी। तो चौथा तो ऑप्शन बिल्कुल आपका नहीं है। तो चौथा जहां जहां है वो आप कट कर दीजिए और देखिए अब आपका कौन सा सही। दो देखिए चौथे के हिसाब से 2 ऑप्शन आपके कट गए, लेकिन बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारे आपके 2 ऑप्शन में भी मिल रही है, ए और सी में। लेकिन पांचवा जो मैंग्रोव कवर है, क्योंकि देखिए यही 2 चीजें जो हैं यही कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। तो मैंग्रोव कवर तो होता ही है, तो इस हिसाब से हम देखें तो ये जो आपका सी ऑप्शन है ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। आंख नाक कान गला सब कुछ खुला रखना है आपको। जब भी यूपीएससी का आप एग्जाम देंगे तो प्लीज इस तरह के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आपको हमेशा पग पग पे मिलेंगे। सो डोंट वरी, मैं आपको तरीका सही बताऊंगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन को क्रैक करें, किस तरह से जानने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आप रटने वाले हैं तो यूपीएससी भूल जाइए। अगर आपके पास किसी भी चीज को भेदने की क्षमता, उसका एनालिसिस करने की क्षमता है, तभी आपका यूपीएससी निकलेगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। और चौथा क्वेश्चन भी आपका कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन।
ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा स्टडी की जरूरत पड़ेगी। एनीवे क्वेश्चन चलते, कभी भी क्वेश्चन से घबराना नहीं चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने, पहला जो स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है, द रामसर कन्वेंशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड फॉर प्रिजर्विंग द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेटलैंड्स। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए रामसर कन्वेंशन है क्या। रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये जो कन्वेंशन हुआ था, तो ये ईरान का एक शहर है, उसी के नाम वहां ये कन्वेंशन हुआ था, इस वजह से इसका नाम रामसर कन्वेंशन ही पड़ गया। और ये जो इंडिया ने इसको जो साइन किया था वो 1971 में साइन किया था, तो ये चीज आप याद रखिएगा। दूसरा जो हम देखते हैं इसमें स्टेटमेंट, मोर देन 40 साइट इन इंडिया हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर रामसर कन्वेंशन। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, रिसेंटली नंदूर मधमेश्वर वेटलैंड वाज डिक्लेयर्ड एज रामसर वेटलैंड व्हिच इज फर्स्ट वेटलैंड इन महाराष्ट्र टू बी डिक्लेयर्ड बाय रामसर कन्वेंशन। देखिए थर्ड, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो थर्ड इज टोटली राइट। और देखिए थर्ड सिर्फ एक ऑप्शन में हमें नहीं मिल रहा, तो अभी उस ऑप्शन को हम कट करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते, देखिए नीचे से इस बार मैं बढ़ रहा हूँ, मोर देन 40 साइट इन इंडिया हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रामसर कन्वेंशन। देखिए ये चीज नहीं है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो नंदूर मदामेश्वर ये तो सही है, लेकिन अगर हम टोटल अभी इंडिया की साइड की बात करें तो ये 37 ही हुई है, 40 नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन आपका कट हो गया। तो दूसरा जहां जहां है वो कट कर दीजिए, आपका एक ऑप्शन बचा बी, लेकिन पहला भी हमें पढ़ना है। तो ये जो मैंने आपको बताया 1971 की बात, ये बिल्कुल सही है। और एंड दिस इज द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड विच वाज साइंड इन ईरान। तो इस हिसाब से जो आपका 100% सही आंसर आया, जिसको आप हरी झंडी दे सकते हो, दैट इज द आंसर बी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपका एक ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि होनी चाहिए आपकी स्टडी की ना, वो जरूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का यहाँ मतलब क्या हुआ, यहाँ मतलब ये हुआ कि आपको जितने भी, चाहे वो एनवायरमेंट हो या हिस्ट्री हो, सारी चीजों से रिलेटेड तथ्यों को जानना आवश्यक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक सेंसस से रिलेटेड। देखिए इकोनॉमिक्स की बात आ गई, अभी तक आपने आरबीआई को देखा, मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड आपने क्वेश्चन देखे, फिर दूसरा आपने जो है एनवायरमेंट से देखा, तीसरा जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका प्योर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। देखते हैं कि भाई ये क्या है। कोई भी क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद देखते हैं, उसका अंदाजा लगाना चाहिए कि ये जो है टफ है या इजी है। पहला देखिए, इसमें ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है क्योंकि यूपीएससी इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसीलिए मैंने आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं। अब देखिए इसमें पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि द नेशनल इकोनॉमिक सेंसस इज कंडक्टेड वंस इन every 10 years and is crucial for framing of policies and planning for the government and other organization. Second is recently 7th economic census of the Ministry of Statistics and Program Implementation was launched, and the last one is for the first time the entire census is being conducted on a digital platform by the use of an application। देखो भैया यहाँ पर ये जो है आपकी जनसंख्या की जनगणना नहीं हो रही है, एक कॉमन सेंसस नहीं हो रहा है। ये सेंसस कौन सा हो रहा है, ये इकोनॉमिक सेंसस है भैया। तो इकोनॉमिक सेंसस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सेंसस हर 5 साल के बाद होता है। तो पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। दूसरे अगर हम ऑप्शन की बात करें, और दोस्तों जैसे ही पहला ऑप्शन गलत हो गया, जहां जहां वन है वहां वहां हटा दो, 1 2 3 बचा एक ऑप्शन, लेकिन आपको पढ़ने सारे स्टेटमेंट है। रिसेंटली 7th इकोनॉमिक सेंसस, जैसे 7th इकोनॉमिक सेंसस की बात आती है और MOSIP यही इसको कंडक्ट कराती है विद द हेल्प ऑफ अदर एजेंसीज, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। तो दूसरा ऑप्शन सही होते ही, चूंकि एक फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत था, तो 3 आपके अलग हो गए। ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये आपका सही, जिसमें 2 है वही आप ऑप्शन आपका सही, आंख बंद करके लगा दीजिए। और बिल्कुल डिजिटलाइज्ड वे में पूरा ये ऑपरेशन किया गया था। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द 5th क्वेश्चन इज सी। तो इस तरह से आप देखिए, और जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन बताए आपको,
ये पक्का इनमें से कोई ना कोई किसी ना किसी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। एनीवे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और ये जो आपका क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिलेटेड है, यानी कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की बात आ गई है यहाँ पर। तो आप पढ़ते हैं ये क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, द एक्ट एम्पावर्स द एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड डोमेस्टिक लॉ ऑफ अदर कंट्री। दूसरा ऑप्शन इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है आपका, the NIA can investigate cases related to human trafficking, counterfeit currency, manufacture or sale of prohibited arms, and cyber terrorism. And the last one is uh, the 2019 amendment allowed the central government to designate session courts and a special court for the trial of scheduled offense under the act. तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब ये तोप टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको एनआईए के बारे में नहीं पता है तो आप मतलब आपके पसीने छूट जाएंगे इसमें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए सबसे पहले बात तो मैं बता दूं, एनआईए का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वो क्यों हुआ था। आपको पता है 2008 में हमारे यहाँ किस तरह से ताज पे हमला हुआ और ये सारी चीजें हुई, टेररिस्ट अटैक हुआ, उसी के बाद ये एनआईए बनाया गया था। और एनआईए को पास करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो एनआईए के जो है अस्तित्व को मानने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि स्टेट जो है इसकी जो पावर है, अपनी जो पावर है, वो पावर कहीं ना कहीं लूज हो जाएगी। तो फिलहाल एक दशक के बाद इसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो अमेंडमेंट किया गया, उसी से रिलेटेड आपसे प्रोविजन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जो 2019 का अमेंडमेंट हुआ है उसमें जो पहला आपका जो है स्टेटमेंट है, जिसमें ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड डोमेस्टिक लॉ ऑफ द अदर कंट्री, ये इसको जज करने के लिए, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पावर्ड करता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। तो एक एक जहां पर है पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वो आपके ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो 3 ए बी और डी में हमें फर्स्ट दिखाई पड़ रहा है फिलहाल। तो सी तो हमारा कट गया ऐसे ही। दूसरा हम देखते हैं, द एनआईए कैन इन्वेस्टिगेट कैसे रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बिल्कुल है भाई, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एनआईए का काम ही है यही सब करना। जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां आई है, जितनी भी जो है ऐसी गतिविधियां जो लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करने में लगी है, उनका सारा इन्वेस्टिगेशन करना एनआईए के काम होता है। और ये सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है रेगुलेटेड होती है। और जो लास्ट हमारा स्टेटमेंट है, द 2019 अमेंडमेंट अलाउड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट सेशन कोर्ट एज स्पेशल कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ शेड्यूल ऑफेंस अंडर द एक्ट। तो दोस्तों ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जो है अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो न्यू दिल्ली में इस तरह के जो है कोर्ट बनाए गए हैं जिनका जुरिस्डिक्शन एनआईए के लिए होता है। सो हमारे ये जो तीनों जो है स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो सही है। इस हिसाब से हम ऑप्शन अगर हम डी देखें तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सो आपका 6th क्वेश्चन, इस पहला ये क्वेश्चन मिल रहा है जिसके सारे स्टेटमेंट सही है, नहीं तो अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जिसके सारे स्टेटमेंट सही हो। एनीवे आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, जो पेंडेमिक चल रही उसी से पूछ लिया गया। कोरोना और कोरोना के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन आप में और बच्चे में क्या अंतर है? आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं भाई, आपका जो माइंड है, जो माइंडसेट है, जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा है। कोरोना वायरस सारे लोग जानते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के अंदर घुस के आप भी लोग पता लगा सकते हो। मैं इसमें मदद करूंगा कि कोरोना वायरस के बारे में क्या सारी चीजें सही हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखते हैं। कोरोना वायरस आर लार्ज फैमिली ऑफ वायरस दैट कॉजेज इलनेस ranging from the common cold to more severe disease such as Middle East respiratory syndrome। इसको जो है MERS सॉल्ट में बोलते हैं। और सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो भैया इन दोनों की जिक्र तो पहले हो ही चुका है। इस तरह के वायरसेस की फैमिली पहले डिस्कस हो ही चुकी है, लोग भयभीत हो ही चुके हैं। एनीवे आगे हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है, अ नोवेल कोरोना वायरस इज अ न्यू स्ट्रेन दैट हैज नॉट बीन प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इन ह्यूमंस। और तीसरा जो है, इन 2019 मैक्सिमम केसेस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वर रिपोर्टेड इन जापान। अब भैया जापान इसमें आ गया है। अब आप क्या कहते हो, जापान में आया था या कहीं और आया था?
तो ये जापान में तो आया नहीं था, तो तीसरा तो ऐसे गलत हो गया। तो जहां 3-3 है वो हटा दीजिए, जहां आपका पहला दूसरा है इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि नोवेल कोरोना वायरस जो है वो सार्स और मर्स की फैमिली से रिलेटेड करते हैं, और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, एसएसआरएनए यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और अभी तक ये जो है कभी भी ह्यूमन में डिटेक्ट नहीं किया गया था। आपको पता है वुहान शहर का नाम अब तो जुबान पे होगा ही आपके, यहाँ पे चमगादड़ मिले थे आपको, तो चमगादड़ों में ये पाया गया ऐसा कहा जाता है। और ये जो केसेस इसके पाए गए थे सबसे ज्यादा तो चाइना से शुरू हुए थे। तो यहाँ पर आपका जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो हम सही आंसर मानेंगे, वो सही आंसर दोस्तों कौन है? वो सही आंसर है आपका पहला। पहला आंसर आपका सही है, बाकी सारे आंसर छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर तीसरे ऑप्शन की, तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो तीसरा स्टेटमेंट हर जगह लूज था। एनीवे, तो ये कोरोना वायरस से रिलेटेड की चीजें हैं। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड आपको सारी चीजें जानने की जरूरत है, क्योंकि हम इस चीज को नकार नहीं सकते हैं, यूपीएससी इस चीज को नकार नहीं सकता है कि ये जो कोरोना का केस है, ये इस कोरोना के केस से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो कोरोना तो प्लीज आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोरोना तैयार नहीं है तो आप ये जान लीजिए कि आपके कम से कम प्री और मेंस में एक एक क्वेश्चन का आपको लॉस इतना तो होगा ही। एनीवे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है हमारा 8वां क्वेश्चन। ये भी देखिए वायरस से रिलेटेड है, यदा यदा ही वायरस। ठीक है, अब यदा यदा से सिर्फ हमें महाभारत याद आता है कि भाई यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। एनीवे, अभी हम अपनी संस्कृत को थोड़ा सा दूर रखते हैं, लेकिन संस्कृत, किसी भी देश की संस्कृत पर हानि करने वाले वायरस के बारे में बात करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो आपके पास है वो यदा यदा वायरस से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट, इट इज अ न्यू वायरस डिटेक्टेड इन मॉस्किटोज recently. Yada yada virus outbreak was reported in China. And third one is yada yada does not pose a threat to ह्यूमन बीइंग। भैया यदा यदा ही धर्म से, आप बताइए कि क्या इसमें सही हो सकता है? अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, इट इज ए न्यू वायरस डिटेक्टेड इन मॉस्किटो। अगर हम मॉस्किटो की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन मॉस्किटोज में ये सबसे पहली बार पाया गया था, ऑस्ट्रेलियन मॉस्किटोज। और अगर हम भारत में बात करें तो पुणे में जो वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ये डिटेक्ट भी किया गया था, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन मॉस्किटोज में पाया गया है। इसलिए जो है, जो दूसरा ऑप्शन है वो तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। तो दूसरे वाले को हटा दीजिए आप लोग। बचा कौन सा हमारा? पहला और तीसरा। पहला हमारा सही है, मॉस्किटोज में पाया जाता है, और तीसरा वास्तव में ह्यूमन के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है, और जितने जानवर हैं उनके लिए खतरनाक हो सकता है, बट इट इज नॉट सो मच हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। दैट्स व्हाई the most appropriate answer of this particular question is answer B, पहला और तीसरा। तो यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो देखिए ये हो गया। और यहाँ पर मैं इसके अलावा एक चीज और कहना चाहूंगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपका कर्म दोस्तों यही है कि इस समय आप बस पूरे मन से जो है इस चैनल को देखिए, लास्ट तक देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो भी जो है जानकारी है वो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करिए। एनीवे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन तो आज डिस्कस कर ही लूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और सारे क्वेश्चंस। तो देखिए, यूरोपियन ग्रीन डील से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया है, और ये भी दो टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्या चीज है ये? पहली बात, यूरोपियन ग्रीन डील इज अ कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट विच पुट्स the European Union on a trajectory towards no net emission of greenhouse gases in 2050। देखिए, ये हमारे GHG से रिलेटेड आ गया है, यानी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, और एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पुटअप करने का। तो पहला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दोस्तों सही है। अगर हम यूरोपियन ग्रीन डील की बात करें तो ये दिसंबर 11 2019 को साइन की गई। तो इसमें साफ साफ ये लिख दिया गया था कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो 2050 तक खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा, इसके स्टेटमेंट में अगर हम देखें, EU with 28 member country are together the largest emitter of greenhouse gases in the world, so it is wrong। अगर US और चाइना की बात करें, so these countries are the largest emitter of the
ग्रीन हाउस गैसेस, तो सेकंड ऑप्शन आपका कट हो गया। तो सेकंड ऑप्शन अगर आपका कट हो गया तो जहां जहां सेकंड ऑप्शन है दोस्तों तुरंत उसको हटा दीजिए। अब 50-50 चांसेस है हमारे पास, तीसरा देखना ही पड़ेगा हम लोगों को। EU इज द फर्स्ट मेजर एमिटर टू एग्री टू द 2050 क्लाइमेट न्यूट्रलिटी टारगेट। तो बताइए ये सही होगा या नहीं? अभी तक जितना डिस्कशन हुआ उसके आधार पर आप क्या कहते हो? सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना सीधे क्या लिखा हुआ, नो नेट एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन 2050। तो आपका इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो उत्तर डी सही है। तो डोंट वरी, इसी तरह से सारे क्वेश्चन 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। दिल थाम के बैठिए, देखिए ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इजी क्वेश्चन है। ओके, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल कोड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। लॉ एंड ऑर्डर से इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर ये बात कही जा रही है। देखिए अभी तक आपने 10 क्वेश्चन में देख लिया होगा कि किस तरह से अलग अलग एरिया को मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में इसमें पूछा गया है कि इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है, ज्यूरिसडिक्शन मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। तो अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? जीनोसाइड में है, या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में है, वॉर क्राइम में है, या क्राइम ऑफ एग्रेशन में है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जीनोसाइड में तो है ही। और सबसे बड़ी अगर इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की अगर हम बात करें तो रोम स्टैट्यूट 1998 के तहत, रोम स्टैट्यूट के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का की जो है स्थापना की गई थी। और इसमें ये जो है डिस्क्राइब किया गया था कि चाहे वो जीनोसाइड हो, क्राइम किसी भी तरह ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो, चाहे वॉर से रिलेटेड क्राइम हो और किसी भी एग्रेशन से रिलेटेड क्राइम हो, सारी चीजों के बारे में जो है ज्यूरिसडिक्शन है, वो ज्यूरिसडिक्शन का अधिकार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को दिया जाता है। सो अगर हम बात करें तो इसका डी ऑप्शन 100% सही है, सारी चीजों को ये कवर करता है। दोस्तों 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल जिसका नाम है विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी, इसको लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको पसंद आ गया, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।